वायेन मर्ना सलेहिन का जन्म 30 मार्च 1988 में अपनी ट्विन सिस्टर के साथ जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, वहाँ पर हुआ। मर्ना एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और उसका बचपन काफ़ी अच्छा गुजरा था। अपनी टीनेज तक पहुँचते पहुँचते मर्ना को रियलाइज़ हुआ कि उसके अंदर डिज़ाइनिंग का टैलेंट है। 2007 में हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मर्ना ऑस्ट्रेलिया चली गई, वहाँ पर कॉलेज अटेंड करने। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मर्ना ने बिली ब्लू कॉलेज ऑफ डिज़ाइन में एडमिशन ले लिया। अब क्योंकि मर्ना ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, इसलिए उसके इंडोनेशिया के फ्रेंड्स कहीं पीछे छूट गए थे। कह सकते हैं कि मर्ना की उनसे दोस्ती टूट गई थी और अब वो ऑस्ट्रेलिया में ही नए दोस्त बना रही थी, जिसमें से एक दोस्त थी जेसिका कुमाला वोंगसो, और जेसिका उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। कॉलेज ख़त्म होते होते जेसिका ने ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप ले ली थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इसी कंट्री में रहेगी। वहीं दूसरी तरफ मर्ना और बाकी की लड़कियां अपने अपने परिवारों के पास इंडोनेशिया चली गई। फिर 2014 में मर्ना ने डिसाइड किया कि वो ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रिप पर जाएगी और उसने ये भी डिसाइड किया कि वो अपने कुछ पुराने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलेगी, जिसमें जेसिका भी शामिल थी। बीते कुछ सालों में ये सभी लड़कियां सिर्फ फ़ोन कॉल्स और टेक्सटिंग पर ही आपस में बात कर रही थी और मर्ना को कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी कि उनकी फ्रेंडशिप अब पहले जैसी नहीं रही है। बट फिर भी उसने अपने दोस्तों को कहा कि हम एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए चलते हैं। जेसिका भी उस दिन रेस्टोरेंट में मौजूद थी और बातों बातों में जेसिका ने सबके सामने अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बात करनी शुरू कर दी कि कैसे उनके रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये सब बातें सुनकर मर्ना ने एक अच्छी दोस्त होने के नाते जेसिका को एक एडवाइस दी। मर्ना ने जेसिका को एडवाइस दी कि उसे उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उसे ऐसे ट्रीट नहीं कर रहा जैसे वो डिज़र्व करती है। अब मर्ना ने तो जेसिका के भले के लिए ही ये बात कही थी, मगर इस बात से जेसिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और टेबल से उठ के चली गई। उसने बिल भी पे नहीं किया और सारा का सारा बिल मर्ना को पे करना पड़ा। और उस दिन के बाद से उन दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। ये बात थी 2014 की और इसके ठीक एक साल बाद 2015 में जेसिका का अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था। जेसिका इमोशनली काफ़ी वीक हो चुकी थी। उसने 4 बार तो सुसाइड करने की भी कोशिश की थी और डीप डिप्रेशन के चलते उसको कई बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जेसिका नशे की आदी हो गई। एक बार तो नशे के चलते उसका एक्सीडेंट भी हो गया था, बट लकीली उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। अपनी हाई अल्कोहल इंटेक के चलते जेसिका ने अपनी जॉब भी खो दी थी, क्योंकि एम्प्लॉयर जैसा उससे काम करवाना चाहते थे वैसा वो करती ही नहीं थी, जिसकी वजह से बार बार उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था। जेसिका पहले ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, मगर जब वो अपने दोस्तों की ज़िंदगियाँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखती थी तब उसे और गुस्सा आता था। फिर ऐसे ही एक दिन सोशल नेटवर्किंग साइट पे सर्च करते करते जेसिका ने मर्ना की प्रोफाइल देखी और जेसिका ने वहाँ पर देखा कि मर्ना की एंगेजमेंट हो चुकी है और जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। फिर 2015 के एंड में जेसिका ने मर्ना की प्रोफाइल पिक्चर्स देखी और उसे पता लगा कि मर्ना की शादी हो चुकी है और इस न्यूज़ ने उसको काफ़ी बुरा फील करवाया। उसको लगा कि मर्ना की शादी हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी एक बेस्ट फ्रेंड, जो एक टाइम पे उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, उसको शादी में नहीं बुलाया और बाकी सभी लड़कियों को शादी में बुलाया गया था। जेसिका अपनी ऑस्ट्रेलिया में लाइफ से एक तरीके से हार चुकी थी और महीनों बाद उसने अपनी फैमिली को कॉल किया और उन्हें बताया कि वो इंडोनेशिया लौटना चाहती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उसे कोई भी अच्छी मेमोरीज़ नहीं दी है। फिर जैसे ही जेसिका इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में अपने घर पहुंचती है तो वो इंटरेस्ट दिखाने लगती है अपने पुराने दोस्तों में, जिनमें से एक मर्ना भी थी। जकार्ता में अराइवल के 2 दिन बाद जेसिका मर्ना को कॉल करती है और बोलती है कि वो उसके साथ एक कॉफ़ी डेट पर चले। अब मर्ना को जेसिका के साथ अपनी लास्ट मीटिंग याद थी, जब उसने उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने की बात की थी और जेसिका गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो जेसिका से दोबारा मिलने में कुछ हिचक रही थी। मगर मर्ना के हस्बैंड ने उसे सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम एक और फ्रेंड को अपने साथ ले जाओ, ताकि उस मीटिंग में तुम्हें ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। फिर आता है कॉफ़ी डेट का दिन, 6 जनवरी 2016। कॉफ़ी डेट का टाइम स्केड्यूल्ड था 5 बजे, मगर जेसिका
ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल में दोपहर के 3:32 पर ही पहुंच जाती है। जेसिका वहां पर आकर इधर उधर घूमने लगती है हॉल में और फिर टेबल पर आकर बैठ जाती है और फिर कुछ ही समय बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और फिर 40 मिनट बाद जेसिका दोबारा उस कैफ़े में आती है 3 गिफ्ट बैग्स के साथ। वो फिर से वहाँ पर घूमना शुरू कर देती है, कुछ सिक्योरिटी कैमरास के साथ आई कांटेक्ट भी बनाती है और केयरफुली कोई एक टेबल चूज़ करने की कोशिश करती है। अभी भी 5 नहीं बजे थे और मरना और उसकी बाकी की फ्रेंड्स वहाँ पर नहीं आई थी। अभी भी उस मीटिंग में 1.5 घंटा बाकी था, पर फिर भी जेसिका ड्रिंक्स ऑर्डर कर देती है, 1 ड्रिंक अपने लिए और 2 उसकी बाकी की 2 फ्रेंड के लिए। जेसिका एक वियतनामीज़ आइस्ड कॉफ़ी मंगाती है और ड्रिंक्स टेबल पर पहुंच जाती है और जेसिका केयरफुली ग्लासेस के आगे वो गिफ्ट्स बैग जो वो लाई थी वो रख देती है, जिससे कि सिक्योरिटी कैमरास में वो ग्लासेस ना दिखाई दे और जो भी वो एक्टिविटी कर रही है वो भी ना दिखाई दे। शाम लगभग 5:15 बजे मरना और उसकी दूसरी फ्रेंड उस जगह पर पहुंचते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो तीनों एक दूसरे को हग करते हैं और टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद जेसिका मरना को वो आइस्ड कॉफ़ी ऑफ़र करती है और मरना उसमें से कुछ सिप्स भी लेती है, मगर कुछ ही सेकंड्स बाद मरना शेक करना शुरू कर देती है और उसे काफ़ी कफिंग भी स्टार्ट हो जाती है। जेसिका और उनकी एक और फ्रेंड वेटर को तुरंत कॉल करती है और मरना उस वेटर को बताने लगती है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा और ये आइस्ड कॉफ़ी भी हमेशा की तरह टेस्ट नहीं कर रही, इसका टेस्ट कुछ अलग है। इसके बाद वो अगला सेंटेंस बोलने ही जा रही थी, मगर उसी से पहले मरना बेहोश हो जाती है और अपनी चेयर से नीचे गिर जाती है। काफ़ी लोग मरना की मदद करने उसके पास पहुंचते हैं। कुछ लोग कैफ़े में सजेस्ट करते हैं कि शायद मरना को एक सीजर आया है, मगर इस पॉइंट पे जेसिका का बिहेवियर बाकी सभी लोगों से कुछ अलग था। वो अपनी बेहोश फ्रेंड को उठाने से ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ में थी कि वो ब्लेम किस पर लगाए, और वो चिल्ला चिल्ला कर कॉफ़ी शॉप पे ब्लेम लगा रही थी कि इन्होंने कॉफ़ी में कुछ मिलाया जिसकी वजह से मरना की ये हालत हो गई है। ये सब देखने और सुनने के बाद उस कैफ़े का ओनर वहाँ पर आ जाता है और आइस्ड कॉफ़ी को उठाकर किचन में ले जाता है और इस समय तक एक एम्बुलेंस भी वहाँ पर आ जाती है और फिर मरना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल उस मॉल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था, मगर मरना को इमरजेंसी रूम में एडमिट कराया जाता उससे पहले ही उसकी बॉडी एकदम लाइफलेस हो चुकी थी। मरना की डेथ हो चुकी थी। वहीं कॉफ़ी शॉप में ओनर्स और बाकी के एम्प्लॉयज़ काफ़ी हैरान थे। वो लोग अपनी कॉफ़ी मशीन्स को चेक कर रहे थे और जिन भी एम्प्लॉयज़ ने वो सब देखा मरना के साथ होते हुए उनसे बातचीत कर रहे थे। इन सब में उन्हें ये भी पता लगा कि उसी दोपहर लगभग 10 आइस्ड कॉफ़ी कस्टमर्स को सर्व की गई थी और किसी भी कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट नहीं थी और कोई भी बीमार भी नहीं हुआ था। तो ये चीज़ भी काफ़ी हैरान करने वाली थी। अब पुलिस को भी वहाँ पर बुलाया गया, मगर कोई भी जांच नहीं हो पाई क्योंकि मरना ने जिस ग्लास में कॉफ़ी पी थी उसको एम्प्लॉयज़ ने फेंक दिया था और कोई भी सबूत अब पुलिस के पास नहीं बचा था जिससे कॉफ़ी की जांच हो पाए। मरना की डेथ के 4 दिन बाद एक मेडिकल एग्जामिनर टेस्टिफाई करता है कि मरना के पेट में एक तरीके का जहर पाया गया है जिसे साइनाइड बोलते हैं। अब बॉडी का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम नहीं किया गया था क्योंकि जिस रिलीजन से मरना बिलोंग करती थी वहाँ पर पोस्टमार्टम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मगर जितनी भी जांच हुई थी उससे साफ पता लग रहा था कि मरना के पेट में साइनाइड पॉइजनिंग है। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय जो कस्टमर और एम्प्लॉयज़ कैफ़े में बैठे थे उनसे जेसिका के बिहेवियर के बारे में पूछा गया कि जेसिका के उस कैफ़े में एंटर होने के टाइम और उसके वहाँ से निकलने तक उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब था। फिर पुलिस ने सिक्योरिटी कैमरास में से फुटेज देखनी शुरू करी और उसके बाद पुलिस को भी लगा कि जेसिका के साथ कुछ तो गलत है। यहाँ तक कि मरना के फ्यूनरल पे भी जेसिका का बिहेवियर कुछ अजीब सा था। वो किसी भी टाइम रोती हुई नहीं दिखाई दी और 1-2 बार तो वो स्माइल करती हुई भी दिखाई दी। फिर 30 जनवरी 2016 को जेसिका को मरना के मर्डर के लिए चार्ज कर दिया गया और उसे कस्टडी में ले लिया गया और फिर ट्रायल शुरू हुआ जो कि लगभग 5 महीने तक चला। अब ये मर्डर इतना सेंसेशनल बन चुका था कि इस पूरे ट्रायल की लाइव फुटेज नेशनल टीवी पर सबको दिखाई दे रही थी।
इन्वेस्टिगेटर्स जेसिका के पास्ट के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जेसिका के एक एम्प्लॉयर से बात की जिसके पास जेसिका एक टाइम पे नौकरी करती थी। और उस एम्प्लॉयर ने बताया कि जेसिका हमेशा उसे कोई भी काम दिया जाता था तो वो एक हेटफुल सा बिहेवियर दिखाती थी और कभी भी ठीक से बिहेव नहीं करती थी। जेसिका के बॉस ने बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो किसी इंसान को मार सकती है, क्योंकि एक बार उसने अपने कोवर्कर्स को बोला था कि उसे पता है कि एक पर्सन की लाइफ कैसे ख़त्म की जाती है। और एक बार एक वर्क डिस्कशन के दौरान उसने अपने बॉस को भी बोला था कि ही डिज़र्व टू डाई। जांच के दौरान ये भी पता लगा कि कोवर्कर्स को टाइम टू टाइम जेसिका से धमकियां मिलती रहती थी, यहाँ तक कि जेसिका के एक्स बॉयफ्रेंड ने तो उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तक लगा रखा था। तो आप सोच सकते हैं कि जेसिका किस हद तक अपने बॉयफ्रेंड को भी परेशान कर रही थी। जकार्ता के लोकल न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ भी छपी कि जेसिका को बार बार मरना फोर्स कर रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से छुटकारा पा ले और उससे ब्रेकअप कर ले, क्योंकि वो अपनी दोस्त का भला चाहती थी। और 1 साल बाद उसका ब्रेकअप भी हो गया अपने बॉयफ्रेंड से, और तभी से ही जेसिका के मन में मरना के लिए एक बदले की भावना आ गई थी और वो चाह रही थी कि वो मरना को जल्द से जल्द मार दे। फिर फाइनली 27 अक्टूबर 2016 के दिन जेसिका को मरना के मर्डर के लिए गिल्टी पाया गया और ये साबित हो गया कि उस दिन कैफ़े में मरना की कॉफ़ी में जेसिका ने ही जहर मिलाया था और उसको 20 साल की सज़ा हुई। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस सेंसेशनल इंडोनेशियन केस, जिसने 2016 में इंडोनेशिया में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी और ये केस काफ़ी फेमस हुआ था? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। I'll meet you next time with another crime story. Until then, signing off.